देखो यूनिट में जा रहे हो आप, पहले 2-3 महीने आपने, क्योंकि नया एनवायरनमेंट है, नए नए लोग हैं, नया वर्क कल्चर है, तो पहले आपने सेटल होना है। इसके बाद ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक होती है जो अक्सर करते हैं? सडनली अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ने लगते हैं, खर्चे बढ़ने लगते हैं, आप नए नए गैजेट्स खरीदने लग जाते हो, ठीक है, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने लग जाते हो और धीरे धीरे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। सर, सर्विस बेनिफिट के बाद क्या इंश्योरेंस लेना स्टिल बेनिफिट होता है? जब 2-3 महीने हो जाएंगे तो आप अपना सेटल डाउन करिए पहले आराम से। सर, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या दिखता है सर्विस लाइफ में? सर, जब कोई ऑफिसर ये सारी चीज़ें समझ लेता है तो उसको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में क्या अपनी चेंजेस लानी चाहिए? FinVision. Yes. Decision. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका FinVision के एक और इंसाइटफुल एपिसोड में। आज का टॉपिक एक फाइनेंशियल डिस्कशन नहीं है बल्कि एक कैरियर फेस स्ट्रेटजी डिस्कशन है, क्योंकि जब आप एनडीए जाते हो और उसके बाद आईएमए ज्वाइन करते हो और या आईएमए के बाद आप एक यूनिट ज्वाइन करते हो तो आपका एक लाइफ का एक नया फेस स्टार्ट होता है, जहां पर आप एक कैडेट नहीं एक अर्निंग ऑफिसर होते हो। और यहीं से एक कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि अर्निंग तो आ रही है पर इस पैसे का कहाँ यूज़ करें। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ प्लान कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी है और आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। जय हिंद सर। जय हिंद अमिता। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्विस लाइफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की सर्विस लाइफ बड़ी स्ट्रक्चर्ड होती है और डिसिप्लिन इनबिल्ट होता है, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने आप नहीं आता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस फेज़ में, जब आपका इनिशियल फेज़ है, ये आपके पूरी लाइफ के फाउंडेशन लेआउट करता है। और इस स्टेज पे अगर आप, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टेज है, कोई गलती हो गई तो आपकी सैलरी बढ़ने के बावजूद भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में रह सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन अगर आपने इस स्टेज पे सही फाउंडेशन लेड कर दिया और सही तरीके से आपने इन्वेस्ट किया, आपने फाइनेंस को प्लान करना स्टार्ट किया, कम सैलरी होते हुए भी बहुत जल्दी कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाएंगे। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इसमें हम खासकर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए बताएंगे कि कैसे आप अपना बिगनिंग ऑफ द कैरियर में कैसे आप अपने फाइनेंसेस के बारे में हाउ कैन यू गो अराउंड थिंग्स। लेकिन याद रहे, इस टॉपिक पे हमने एक और वीडियो बनाया था जो पहले शेयर किया है, उसको भी देख के इसको देखेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमने होल लाइफ डिस्कशन किया था कि कैसे आर्मी की या आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स की लाइफ किस स्टेजेस के थ्रू जाती है और कैसे कैसे उसने प्लान करना चाहिए, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 20-30 साल में। तो उसको देख के इसको रिलेट बेटर कर पाएंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ए यंग ऑफिसर अपने कैरियर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आई मीन दी फाइनेंशियल लाइफ पार्ट ऑफ दिस कैरियर, कैसे कर उसको, हाउ शुड ही गो अबाउट थिंग्स, हाउ शुड ही प्लान ऑन थिंग्स and what are the habits that he should build upon now so that he can achieve his financial freedom early. बिल्कुल। Yes, हम सब जानते हैं कि अगर हम 20 साल नौकरी करेंगे तो हम सबको पेंशन मिलेगी, सर्विस बेनिफिट्स मिलते रहेंगे पूरे टाइम में और हमारी लाइफ चलती रहेगी, कैरियर प्रोग्रेशन होता रहेगा। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेंगे तो उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। आइए डिस्कस करते हैं। सर, सबसे पहला फेज क्या होता है जब आईएमए से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या ओटीए की एकेडमी से पास आउट होते हैं तो एक स्टाइफन या सैलरी इनकम मिलती है, तो इसके बाद ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक होती है जो अक्सर करते हैं? जब भी आप पास आउट होते हैं, हम पहले तो एक बड़ा अच्छा पल होता है कि जब आप आईएमए, ओटीए, नेवी या एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट होते हो, आप कमीशन होते हो, आप ऑफिसर बन जाते हो, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो पूरे ट्रेनिंग के टाइम पे आपको स्टाइपेंड होता है, उसका एरियर मिल जाते हैं और आपकी पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ही आता है आपका सडन फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट। इसमें क्योंकि हमारी सारी ट्रेनिंग्स, अब तक की जो प्री कमीशनिंग जो ट्रेनिंग होती हैं, वो सारी ही आपकी बड़ी कंट्रोल्ड डिसिप्लिन तरीके में होती हैं, जहाँ पे हर चीज़ रेगुलेटेड होती है,
टाइमिंग्स रेगुलेटेड होते हैं, पूरा टाइम टेबल बनता है, आप क्या ड्रेस पहनोगे, क्या खाओगे, मैच मेन्यू होता है, डिसिप्लिन के हिसाब से लाइफ होती है, रेगुलेटेड लाइफ होती है। अकेडमीज में आप कितना खर्च कर पाओगे वो भी लिमिटेशन होती है, क्योंकि बाहर जाने के स्कोप कम होते हैं। लिबर्टी मिलती थी हमें, तो जैसे बोले तो महीने में एक मिल गई तो बहुत होती थी, तो उसी टाइम पे आप जा सकते हो बाहर। तो सब कुछ रेगुलेटेड होता है, सब कुछ कंट्रोल्ड होता है, सब कुछ गाइडेड होता है। लेकिन जैसे ही आप कमीशन होते हो, आप यूनिट में जाते हो, यूनिट से पहले आपको 20 दिन का ब्रेक मिलता है, तकरीबन 3 हफ्ते का, और पैसे आपके हाथ में होते हैं। यूनिट में जाते हो तो आपके पास वो रेगुलेटेड लाइफ नहीं होती आपकी जो एकेडमी में थी, क्योंकि अभी आप रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो। तो उसके साथ साथ आता है अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर, कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, और आपके पास क्योंकि पैसे भी होते हैं उस स्टेज में और कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं होती है, तो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो जाता है, कुछ रॉन्ग स्पेंडिंग हैबिट्स भी पड़ जाती हैं। तो ये होता है नंबर 1। तो जब आप इस फेज़ में आते हो तो आपकी सडनली अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ने लगते हैं, खर्चे बढ़ने लगते हैं, आप नए नए गैजेट्स खरीदने लग जाते हो, ठीक है, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने लग जाते हो, और धीरे धीरे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से स्टार्ट होता है कि आपकी इनकम तो आ रही होती है, क्योंकि वो तो फिक्स इनकम आती है आर्म फोर्सेस में, लेकिन आपके खर्चे अनकंट्रोल्ड बढ़ते रहते हैं, अनरेगुलेटेड बढ़ते रहते हैं, और यहीं से आपकी रॉन्ग हैबिट्स एट टाइम्स पड़ जाती हैं, जिनको अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो उसके बावजूद आप जब अलोंग द सर्विस आपका कैरियर बढ़ेगा, आपके इंक्रीमेंट मिलेंगे, डीए बढ़ेगा, तो इनकम तो बढ़ेगी। अगर आपने इन खर्चों पे कंट्रोल नहीं रखा तो ज़्यादा इनकम का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि मैं अपना भी एग्जांपल लूँ, जैसे कि जब कमीशन हुए तो फील्ड में चले गए, तो फील्ड में तो ज़्यादा कुछ करने का था नहीं, क्योंकि साल में 2 बार ही छुट्टी मिलती थी, तो उसमें तो लिमिटेड ही खर्चा होता था। लेकिन जैसे ही हम पी स्टेशन में आए तो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। एक ऑफिसर थे, उनके पास बाइक थी, तो बाइक हमने भी बाइक ले ली, घर से ले गए बाइक, लेकिन उन्होंने एक म्यूज़िक सिस्टम हुआ, हम बोले यार म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए। उस टाइम पे एक सीडी सिस्टम आए थे उस टाइम, तो हमने भी, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 32,000 रुपये का एक म्यूज़िक सिस्टम लिया था, और उसमें पूरे लाइफ में मैंने 32 CDs नहीं देखे, 32 VCDs नहीं देखे उसमें, लेकिन 32,000 रुपये 1998 में खर्च किए थे। अगर मैंने इन्वेस्ट किए होते तो आज शायद 2-3 करोड़ का कॉर्पस हो गया होता, अगर मैंने म्यूचुअल फंड में लगाए होते। तो ये गलतियां हो जाती हैं। सर, अगर कोई ऑफिसर यूनिट ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो, यूनिट में जा रहे हो आप, पहले 2-3 महीने आपने, क्योंकि नया एनवायरनमेंट है, नए नए लोग हैं, नया वर्क कल्चर है, तो पहले आपने सेटल होना है। तो पहले अपनी सर्विस, आपके कैरियर लाइफ में सेटल होना है, प्रोफेशनल लाइफ में, और साथ के साथ फाइनेंशियल लाइफ भी सेटल करनी है आपने, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है आपकी सैलरी अभी स्टार्ट ना हुई हो, क्योंकि सैलरी में कभी कभी 1-2 महीना लग जाता है स्टार्ट होने में। तो आपको जब 2-3 महीने हो जाएंगे तो आप अपना सेटल डाउन करिए पहले आराम से। आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या उनके चक्कर में मत पड़िए, आप प्रोफेशनल चीज़ों पे ध्यान दीजिए। 2-3 महीने में आपको सेट हो जाएगा कि आपकी रेगुलर पे कितनी आ रही है, कितना फील्ड अलाउंस आ रहा है, कितने अदर अलाउंसेस आ रहे हैं, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी इन ए वे बजटिंग हो जाएगी। तो आप इस फेज़ को ऐसे सेटलिंग फेज़ लीजिए। इस सेटलिंग डाउन पीरियड में सबसे पहले आप चीज़ करिए बजटिंग, कि आप अपना देखिए कि कितनी इनकम आ रही है और कितने मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। बेफजूल के खर्चे में ना पड़िए, किसी चीज़ को जल्दबाजी में मत करिए, केवल ऑब्जर्व करिए, तो आपको इन ए वे बजटिंग हो जाएगा कि आ कितने रहें, जा कितने रहें, और कितना आप सेव कर पाते हो। दूसरा आपने करना है कि लाइफस्टाइल फ्रीज। इस स्टेज पे आप नए नए हैं, नया एनवायरनमेंट है, नए नए लोग हैं, लोग अलग अलग तरीके से आए होंगे, और आपके कुछ सीनियर होंगे, कुछ आपके यूनिट में CEO होंगे, कुछ ज़्यादा सीनियर होंगे, कुछ कम सीनियर होंगे। वो अलग अलग उनकी सबकी लाइफस्टाइल हो सकती है, अलग अलग उनके बैकग्राउंड होंगे। तो आप जो है कंपैरिजन में ना पड़े, क्योंकि इस स्टेज पे आपके डिसीजन हो सकता है इमोशनल हो जाए, हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन हो जाए, तो उसमें ना पड़े। आप वैसे भी यूनिट में नए नए होंगे अभी, तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। कोई ऐसी चीज़ ना लें जैसे मैंने लिया था म्यूज़िक सिस्टम, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का ऐसा तो कोई शौक़ नहीं है, लेकिन किसने कहा था कि एक यंगस्टर के पास एक अच्छा सा म्यूज़िक सिस्टम, अच्छी सी बाइक, ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो हम बोले हम भी तो यंगस्टर हैं, तो हमें तो बनता है, क्योंकि अभी हम कमा रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे कमीशन भी आया था 80,000 रुपये, तो सारे हमने म्यूज़िक सिस्टम जैसी चीज़ों में लगा दिए थे। तो वो ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपकी इनकम नहीं आ रही, इनकम तो आती रहेगी, लेकिन अगर ये खर्चे एक बार लाइफस्टाइल आ गई एक बार, तो वो फिर कम नहीं होते। तो उसके बाद ज़्यादा कमा के भी आप ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाएंगे, और
फिर एट द एंड ऑफ द डे उस टाइम की हुई गलतियाँ, फिर आप ये होगा कि सुपर एनुएशन के बाद भी आपको लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए सेकंड जॉब ढूंढना पड़ेगा। और हो सके तो इसी स्टेज पे आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाएगी आपको, तो मोटा मोटा आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे कैसे आपकी लाइफ चलनी है। और बाकी हम वीडियो में समझा ही रहे हैं आप सबको। तो फिनविजन के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पहला वीडियो जो मैंने बताया उसको देख लेंगे, और ये वीडियो और इसके आने वाले वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। सर इनिशियल फेज तो सेट हो जाता है, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है? देखिए अमिता, जब आपके बेसिक सेट हो गए, आपने बजटिंग कर लिया अपना, और अभी तक आपने अपना लाइफस्टाइल फ्रीज रखा है, कोई अपग्रेड नहीं किया है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है अपना इमरजेंसी कॉर्पस बनाना, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी बनाना। तो हर ऑफिसर को, क्योंकि हम रेगुलर ऑफिसर्स हैं, हमारी जॉब सिक्योरिटी है, तो हमें कम से कम 3 महीने का इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 30,000 रुपये पर मंथ आपका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, तो आप 30-90 तकरीबन 1 लाख रुपये आपका इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। ये आपका सबसे पहला पूंजी होना चाहिए जो आपने सेव किया है, और इसको आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पे ये रेडिली अवेलेबल हो। इसमें आपने ग्रोथ नहीं देखना है, इसमें आपने देखना अवेलेबिलिटी। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड की तरफ देखना है, तो लिक्विड फंड टाइप में जाना चाहिए। अदरवाइज ये आपका सेविंग अकाउंट ऑब्लिक एफडी में, शॉर्ट टर्म एफडी में, जो ऑनलाइन एफडी होती है उसमें होना चाहिए। क्योंकि हम आर्म्ड फोर्सेस में हैं, हमारी सडन पोस्टिंग भी आ जाती हैं और सडन हमारे टीडी भी आ जाती हैं। तो अगर ऐसी, या घर में कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो कुछ व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया आपका, वो भी हो सकता है अगर पी स्टेशन में है, तो कुछ वैसा लॉस भी हो सकता है, तो उसकी भरपाई करेगा, ये आपको स्टेबिलिटी देगा। क्योंकि मैंने देखा है जब हम यंगस्टर थे, उस टाइम पे सबके पास पैसे नहीं होते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई कहीं टीडी जाना है या कहीं जाना है, या व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया, तो पैसे उधार मांगने भी पड़ते थे। जब हम सबको लगता है कि जब उधार मांगेंगे तो कोई भी दे देगा, लेकिन जब मांगने जाते हो तो इतनी रेडिली पैसे नहीं मिलते हैं। और क्यों मांगना है जब आप ये कर सकते हो? तो आप अब सबसे पहला इन्वेस्टमेंट या सेविंग आपका होना चाहिए इन कंटीजेंसी फंड मिनिमम 3 मंथ्स। तो अगर 30,000 है तो 1 लाख, अगर आपका घर 50,000 रुपये महीना, तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पास इन इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। उस पर ग्रोथ नहीं देखना है, उस पर केवल अवेलेबिलिटी देखना है। सर सर्विस बेनिफिट के बाद क्या इंश्योरेंस लेना स्टिल बेनिफिट होता है? देखिए, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में हमारे पास एक डिपार्टमेंटल इंश्योरेंस स्कीम होती है। इसके आर्मी की बात करें तो AGIF के थ्रू हमें इंश्योरेंस मिलता है। आज के दिन ये कितना मिल रहा है ऑफिसर्स को? आज के दिन ये तकरीबन 1.25 करोड़ का है। तो एक 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस तो हमें वहाँ से मिल रहा है, जिसका हम, ये फ्री नहीं होता है बाय द वे, इसके लिए भी हम सब्सक्रिप्शन जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स का आई थिंक आज के दिन जो मंथली सब्सक्रिप्शन है 12 या 15,000 रुपये पर मंथ है। तो उसमें उनके जो कुछ पोर्शन डिपॉजिट में जाता है और कुछ पोर्शन आपके इंश्योरेंस में जाता है, जिसमें आपको 1.25 करोड़ का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? आंसर नो। क्योंकि एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर जब स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 90,000 से 1 लाख है, और आपकी मीडियन सैलरी बोले तो 15, 16, 18 साल में सर्विस में आपकी तकरीबन 25 से 30 लाख की आपकी एनुअल पैकेज होता है जो आपको सैलरी मिलता है। अगर इंश्योरेंस फॉर्मूले से जाएं तो आपको 15 ईयर्स का आपके पास ऑफ द एनुअल इनकम के बराबर आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। वो बनता है तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए। क्योंकि हम आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो हमारे पास 1.25 करोड़ आपको कुछ हो गया, तो ये इंश्योरेंस होता है बेसिकली आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल के लिए। क्योंकि आप कमा रहे हैं जब तक हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस शुड कम हैंडी फॉर योर फैमिली टू मेंटेन देयर लाइफस्टाइल। क्योंकि उनको आर्म्ड फोर्सेस में हमें कुछ हुआ तो उनको इंश्योरेंस मिलेगा 1.25 करोड़ का, और हमारी पेंशनेबल जॉब है, हमारी फैमिली को पेंशन मिलेगी तकरीबन 1-1.5 करोड़ के इक्विवेलेंट वो है, तो तकरीबन 2.5-3 करोड़ यहाँ से कवर हो गया। लेकिन रिक्वायरमेंट तो 4-4.5 करोड़ है, तो 1.5 से 2 करोड़ का हमारे पास इंश्योरेंस गैप होता है। तो हम सभी को 1.5 से 2 करोड़ का एक इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में ये है कि इसमें आपकी जो प्रीमियम फिक्स हो जाता है, एक बार जो प्रीमियम फिक्स हो गया, जब तक इंश्योरेंस का ड्यूरेशन है तो वो चलेगा। तो जितना जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम जाएगा। आज के दिन अगर एक यंगस्टर एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता है, उसकी किस्त मुश्किल से 500-600 रुपये पर मंथ आएगी।
मतलब कि 7-8 हज़ार रुपये पर ईयर में उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। मान लीजिए एक यंगस्टर ने पूरे 1 साल में 15,000 का प्रीमियम दिया, 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, लेकिन उसको लगेगा 2 करोड़ कुछ नहीं है क्योंकि मुझे 2 करोड़ तो मेरी फैमिली को 30-40 साल बाद मिलेगा। नहीं, आपको आज भी कुछ हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम देने के बाद आपको कुछ हो गया ऑपरेशंस में या खुदा ना खास्ते चलते हुए एक्सीडेंट में कुछ हो गया, आपको आपकी फैमिली को क्या मिलेगा? उस केस में आपकी फैमिली को आर्म्ड फोर्सेस से इंश्योरेंस है वो मिलेगा 1.25 करोड़, प्लस उनको पेंशन मिलेगी, एंड इन एडिशन क्योंकि आपने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, 2 करोड़ का उनको वहाँ से मिल जाएगा, तो उनको काफ़ी कॉर्पस मिल जाएगा उनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और इसको ऐसे पोर्टफोलियो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यंगस्टर के पास कुछ पोर्टफोलियो तो होता नहीं टू स्टार्ट विद, लेकिन उसने अगर 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया और कल को कुछ हो गया तो उसने अपनी फैमिली को 2 करोड़ का इन ए वे पोर्टफोलियो हैंड ओवर कर दिया। तो ये रहा टर्म इंश्योरेंस, तो आपको लेना चाहिए। दूसरा रही हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हम सर्विस में हैं ऑन एंड हम फिजिकली फिट भी हैं क्योंकि हमारे मेडिकल तो काफ़ी डिटेल्ड में होते हैं, तो आपका तो इंश्योरेंस कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की खुद को तो इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमएच है, सब कुछ टेक केयर कर लेगा। अपेरेंटली सच बोलें तो हमें लगता है कि सब कुछ एमएच में कवर्ड होता है, सब कुछ तो कवर्ड नहीं होता, लेकिन आपको ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है और हर जगह एमएच अवेलेबल है। लेकिन आपकी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग हो सकते हैं, हो सकता है आप ही केवल अर्निंग मेंबर हो और सबको सपोर्ट कर रहे हो, अगर उनकी 9,000 से ज़्यादा इनकम है, भाई बहन तो वैसे भी कवर्ड नहीं होते, पेरेंट्स की अगर 9,000 से ज़्यादा इनकम है तो वो भी कवर्ड नहीं होंगे, तो उनके लिए आपने इंश्योरेंस देख लेना चाहिए। और इंश्योरेंस जब आप लेंगे तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि अंडर सेक्शन 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम आपने पे किया है पेरेंट्स के लिए या फैमिली के लिए, तो उसमें आपको 25,000 से 50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको कंसिडर करना चाहिए, नॉट फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट फॉर योर पेरेंट्स एंड अदर डिपेंडेंट्स। सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पर सर्विस में रहते हुए प्रैक्टिकली पैसे का एलोकेशन कहाँ करना चाहिए? देखो, टू स्टार्ट विद जब आपकी सैलरी 90,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ है और कमीशनिंग के बाद, तो उसमें आपका 40 से 50,000 रुपये आपके लाइफस्टाइल नीड्स, सस्टेनेंस और जो कंपलसरी सब्सक्रिप्शन होते हैं GI वगैरह के, तो उसमें जा सकता है। और 40 से 50,000 रुपये आप सेव कर सकते हो, तो उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। लेकिन ऐसे ही आंख बंद करके इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को एक स्ट्रक्चर दीजिए। पहले आप 40 to 50% सेव करना सीखिए या अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड में आप SIP कर लीजिए एज पर योर गोल्स। सर, क्या SIP ही इनफ होता है या और भी चीज़ें प्लान करनी चाहिए? देखो, जैसा मैंने बताया SIP करनी है, लेकिन SIP को भी एक स्ट्रक्चर देना है। एक SIP गोल बेस करना है, आपने किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से अपने SIP करना है। इसके साथ साथ आपने बाकी लाइफ के इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनका भी डिसीजन लेना है। जैसे कि मोटा मोटी बात करें तो पहले आता है होम परचेज, क्योंकि हम सब हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं तो सबके पास घर नहीं होता है, कोई गांव से रिमोट एरिया से भी आए होते हैं, तो सबका एक नीड होता है कि या तो वहाँ पे या शहर में एक घर बनाने का काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर आता है। लेकिन क्योंकि हमारी पोस्टिंग बड़ी फ्रिक्वेंटली होती रहती हैं एंड एट टाइम रिमोट प्लेसेस में रहते हैं, तो होम परचेज में हालांकि ये ज़रूरत है, आपको एक घर तो चाहिए होता है सबको, एक बेसिक नीड हो सकती है, लेकिन उसमें जल्दबाजी ना करें। क्योंकि जब आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, और हमारे तो बड़े फ्रिक्वेंटली और एब्रप्टली ट्रांसफ़र भी होते हैं, तो आप उस घर को इस्तेमाल ना कर पाएँ। अगर उस जहाँ पे आपने घर लिया उसको आप यूज़ नहीं कर पाए, तो ड्यूरिंग द सर्विस कैरियर एटलीस्ट तो उसका सब ऑप्टिमल यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो किराए पे ही जाएगा। और किराए पे नहीं गया तो आपको ज़बरदस्ती मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। और दूसरा, ये मोटी पूंजी लगती है इसके लिए। यू नीड गुड कॉर्पस टू बिल्ड बाय ए हाउस और बिल्ड ए हाउस। तो ऐसा ना हो कि सब कुछ आप उधर चले जाएं और फिर आपको बाकी लाइफ रिक्वायरमेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या सुकुड़ के जीना पड़े। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग कम्स इज कि हम सबको ज़रूरत होती है टू बाय ए व्हीकल। तो इन यंगस्टर एज में यू कैन डू विद बाइक इन केस यू आर इन पीस,
लेकिन फिर भी आज के दिन सब 4 व्हीलर चाहिए होता है, सब आपको भी चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड या फैंसी व्हीकल लें। आप सेकेंड हैंड कार, यूज्ड कार ले सकते हैं, क्योंकि आपको यूज़ तो वो 1.5-2 साल ही होगी। या तो आपको कोर्स पे चले जाओगे, या हो सकता है आपकी फील्ड पोस्टिंग आ जाएगी। तो सेकेंड हैंड व्हीकल इज़ अ सेंसिबल थिंग, आप बाद में अपग्रेड कर लेना। तीसरा है कि इस स्टेज पे आपने टैक्स के बारे में भी सोचना है। Therefore you should plan on your taxes also, कि इन्वेस्टमेंट ऐसे ही ना कर दें कि इन्वेस्ट हो गया। तो आप जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, हालांकि आपका ATC जो है मेन, आपका DSOP एंड AGIF सब्सक्रिप्शन में पूरा 1.5 लाख तक तो वो वाला पोर्शन तो कवर हो जाएगा, लेकिन बाकी भी जो इन्वेस्ट करें या अपने कमिटमेंट्स करें, तो उसमें टैक्स प्लानिंग भी देख लें, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें तो बेटर होगा। हालांकि अभी जो है न्यू टैक्स रजीम आ गया है, जिसमें हम सभी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 12 लाख तक वैसे ही टैक्स फ्री हो जाता है। तो अब जहाँ तक हो सके न्यू टैक्स रजीम की तरफ अलाइन करें, क्योंकि ओल्ड टैक्स रजीम में तो होम लोन, ये सारे जो है आपको लोन बेनिफिट मिल जाते थे, टैक्स बेनिफिट मिल जाते थे, न्यू टैक्स रजीम में तो है नहीं। तो अपने आप को न्यू टैक्स रजीम की तरफ अलाइन करें। ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। सर, लोग एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? तो जैसे मान लो आपने SIP की या कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, और उसको सारे आपने गोल वाइज ना करके इकट्ठा करके कहीं इन्वेस्ट कर दिया कि भाई जब पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं उसमें से निकाल लूँगा। ये एक तरीका हो सकता है, बट ये तरीका जनरली सब ऑप्टिमल हो जाता है। क्यों? अगर आपने अपने पैसे को या SIP कर रहे हो, तो SIPs को गोल बेस नहीं किया, आपने एक कंबाइंड कॉर्पस बनाने की कोशिश की, तो उसमें क्या होगा, आपने कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया उसको, आपने उसको किसी चीज़ से अलाइन नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस में आ सकते हो और गलत डिसीजन हो सकता है। मान लीजिए आपने जो है अपने बच्चों के लिए प्लान किया, अगर आपने बच्चों के नाम से कोई SIP स्टार्ट करी है, बच्चों को उसमें उस गोल से SIP स्टार्ट करी, तो आपको पता रहेगा कि भाई अगर ये पैसे हैं मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए हैं, तो बच्चे की पढ़ाई तो आएगी ग्रेजुएशन का टाइम 18 साल के बाद, तो उसको आप बढ़ने दोगे, और उसको जब भी आप उसमें निकालने की कोशिश करो तो माइंड में सिग्नल जाएगा कि बच्चे की पढ़ाई के पैसे हैं। मान लीजिए वो पैसे इकट्ठे किसी पूल में है, कॉमन पूल में है, लेकिन कल को आ गया iPhone 18 आ गया, तो आप क्या करोगे, यार वो पढ़ाई तो अभी 10-15 साल बाद है, लेट मी टेक आउट दिस मनी एंड बाय दिस मोबाइल फ़ोन। ये हो सकता है। आप जो है हो सकता है इमोशनली कोई बड़ी कार खरीद लो, या कोई ऐसा फॉरेन ट्रिप प्लान कर लो, क्योंकि वो पैसे किसी गोल बेस नहीं इन्वेस्ट किया आपने, तो वो डाइवर्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, जब आपके कोई फाइनेंशियल नीड आती है, तो सडनली आपको एक टेंशन जाती है माइंड में कि यार इसके पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन अगर उस गोल के लिए, क्योंकि अगर आपका बड़ा गोल है तो यू शुड हैव प्लान फॉर इट, पहले ही पैसे प्लान किए हुए हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि इसके पैसे कहाँ आएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करती रहती है। तो सब चीज़ को गोल बेस करिए, कॉमन पूल इन्वेस्टमेंट हो सके तो ना करें, उसको गोल बेस करें तो वो बेटर होगा। सर, सेकंड कैरियर प्लानिंग का यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है? आर्म फोर्सेस में एक डिफाइंड कैरियर होता है, जिसमें सबकी टाइमलाइंस होती हैं, और एक ना एक दिन तो सब रिटायर हो जाते हैं। अगर आप कर्नल तक गए तो 54 में रिटायर हो जाएंगे, अगर आप जनरल बन गए तो 60 ईयर्स तक चलेंगे, तो एक ना एक दिन तो सबको रिटायर होना होता है। और हम आर्म फोर्सेस में जनरली बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, 54 इज़ नो एज टू रिटायर। तो हमने कुछ ना कुछ बाहर ऑप्शंस ढूंढने ही पड़ते हैं, और तब तक हमारे, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया, कि लाइफ के गोल्स भी अचीव नहीं होते। एट मैक्स हमारे बच्चों ने ग्रेजुएशन की होती है, शादी भी नहीं हो रखी होती है, तो बट ऑब्वियस हमें बाहर कैरियर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए दूसरी जॉब या दूसरा कैरियर ढूंढना पड़ता है। तो इसमें आपको काम क्या आएगा, इसमें आपको काम आएंगे स्किल सर्टिफिकेशंस, या आपका ऑन जॉब एक्सपीरियंस कहीं पे, तो वो आपको काम आएगा। तो आपने पहले ही दिन से प्लान कर लें कि भाई ऑप्शन हो सकता है, तो वाई शुड नॉट आई अपग्रेड। जब आप अपग्रेड करेंगे तो वो अपग्रेडेशन आपके सर्विसेज में भी काम आता है। आपने कोई स्किल एक्वायर की, तो ऐसा तो नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस में वो स्किल एक्वायर नहीं करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फौज के कैरियर को या प्रोफेशन को पीछे रख के उस पर वो करिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए, अपना स्किल अपग्रेडेशन तो अच्छी चीज़ है।
कोई सर्टिफिकेशन लेना तो आपके काम ही आएगा, तो वो करिए। तो जब फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं हम, फाइनेंशियल लाइफ गोल प्लान्स की बात करते हैं, तो उसका मतलब यही नहीं होता कि एक रिटायरमेंट कॉर्पस बना दिया, उसका आपने जो है सेकंड करियर के ऑप्शन भी आपके पास खुला रहे। तो आप मान लीजिए आपको 20 साल में छोड़ना पड़ गया, अगर आप परमानेंट कमीशन है, आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आप छोड़ना चाहेंगे, तो उसमें आपके पास इतनी टेंशन नहीं होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं तो आपने 14 ईयर्स में छोड़ना पड़ेगा, तो तब के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हैं, तो लाइफ आपको झटके नहीं देगी, टेंशन नहीं होगी ज़्यादा, आराम से आप ट्रांजिशन कर पाएंगे। सर, जब ये क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो होता है तो इसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हो। जब आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, जो आप खर्च कर रहे होते हो, उसका जो पोर्शन खर्च कर रहे हो तो वो आपको पता होता है कि किस पर्पस से खर्च हो रहा है, और जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आपको पता होता है कि फॉर व्हाट गोल आर यू इन्वेस्टिंग फॉर। तो हर चीज़ का एक मतलब होता है, हर चीज़ का एक पर्पस होता है, और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होते हैं इस केस में, अगर आपने डिसिप्लिन या स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने पैसे को ले रहे हो तो। सर, जब कोई ऑफिसर ये सारी चीज़ें समझ लेता है तो उसको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में क्या अपनी चेंजेस लानी चाहिए? देखिए अमिता, अंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा तभी होता है जब आप उसको प्रैक्टिकली अपने बिहेवियर में कन्वर्ट करो। तो इसलिए आपके डिसीजंस जो है रैंडम ना हो, सिस्टम बेस्ड हो। सैलरी आती है, उसमें से पहले जो कमिटमेंट होते हैं वहाँ, और जो इन्वेस्टमेंट के भी कमिटमेंट होते हैं वहाँ पे पैसे चले जाते हैं, उसके बाद में जो पैसे बचते हैं वो आप स्पेंड करते हो। तो इसलिए जब इस तरीके से कोई अफसर अपने पैसे को हैंडल करता है, फाइनेंस को हैंडल करता है, या किसी गाइडेंस की अंडर करता है, तो उसको पैसा अवेलेबल मनी नहीं होता है, उसका अलोकेटेड मनी होता है। जब आपकी मनी अलोकेटेड होती है फॉर वेरियस गोल्स एंड नीड्स, तो आप बेफजूल के खर्चे से बच जाते हो और आपके फाइनेंशियल गोल्स जल्दी से जल्दी अचीव हो जाते हैं। सर, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या दिखता है सर्विस लाइफ में? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि आपने गोल बेस्ड इन्वेस्ट कर लिया, सभी आपकी लाइफ की गोल्स की तरफ आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड प्लान तरीके से पैसे जा रहे हैं, तो आपका जो पैसा आ रहा होता है, तो आपको सबसे पहले टेंशन ये नहीं हो रही थी कि मेरा पैसा कहाँ गया, क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, एक सिस्टम स्ट्रक्चर्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, तो वो आपको प्रेशर रिलीज़ कर देता है। दूसरा, जब आप रिटायर होते हो तो आपके पास हर गोल के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया होता है, तो आपको टेंशन नहीं होती है कि अभी लाइफ में अगली स्टेज आएगी तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए आपके पास पैसा है। तीसरा है, आपने जो है अगर आपने ट्रांजिशन करना पड़ गया, आपने PMR लेना पड़ गया, तो उसके लिए, और सेकंड करियर के लिए भी आपने क्योंकि तैयारी की है, तो उसके लिए भी आपने स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्ट किया है, फाइनेंसेस को मैनेज किया है, अपने खर्चों को कंट्रोल रखा है, और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है, तो ट्रांजिशन भी स्मूथ हो जाता है। तो ये 2-3 बेनिफिट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं इन केस यू फॉलो दिस प्रिंसिपल। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के डिस्कशन से आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका जवाब हम जरूर देंगे। और साथ साथ ध्यान रहे कि अगर आपने पार्ट 1 इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लीजिए, उसका जो डिटेल्स आपको आइकन में मिल जाएंगे। और पार्ट 3 में हम नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, जिसमें हम आपको डिटेल फिगर्स में बताएंगे कि आप लोग कितना किस गोल के लिए इन्वेस्ट करके आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। उसका आप इंतजार करिए। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।